अंकिता शर्मा, भारत 360 डिग्री न्यूज में आपका स्वागत है। 9 नवंबर के इस बुलेटिन में आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के बाद पहली सभा को गुरुवार को उदयपुर में संबोधित किया। कृषि मंडी में हो रही सभा में मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में राजस्थान के लोगों के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली वारदातें हो रही है। कांग्रेस की सरकार में राजस्थान के लोगों के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली वारदातें हो रही है। उदयपुर में कन्हैयालाल जी के साथ आतंकी घटना कांग्रेस सरकार पर बहुत बड़ा दाग है। ऐसी जघन्य वारदात उदयपुर में कन्हैयालाल के साथ आतंकी घटना राजस्थान सरकार पर बहुत बड़ा दाग है। यह घटना इसलिए हुई क्योंकि यहां आतंकियों के साथ सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस की सरकार है। मोदी ने कहा कि आतंकियों की हमदर्द कांग्रेस राजस्थान को तबाह करके मानेगी। इन्होंने रामनवमी और कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया और आतंकी संगठन पीएफआई की रैली निकलने दी। साथियों, कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की विरासत, राजस्थान के गौरव को खतरे में डाल दिया है। जैसे हालात राजस्थान में पहले कभी नहीं बने, वो पिछले 5 साल में हमने देखे हैं। किसने सोचा था कि राजस्थान में कभी रामनवमी की शोभा यात्रा और कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन ये पाप कांग्रेस सरकार ने किया है। क्या ऐसी कांग्रेस सरकार को राजस्थान में रहने देना चाहिए? ऐसी कांग्रेस को राजस्थान में जगह मिलनी चाहिए? आज यहां कांग्रेस सरकार है, इसलिए पीएफआई जैसे आतंकी संगठन बेखौफ होकर रैलियां निकालते हैं। आतंकियों की हमदर्द कांग्रेस सरकार राजस्थान को तबाह करके मानेगी। क्या हम राजस्थान को तबाह होने देंगे? क्या हम राजस्थान को तबाह होने देंगे? क्या हम राजस्थान को बर्बाद होने देंगे? राजस्थान के कितने ही क्षेत्रों में अब गरीबों के पलायन की खबरें आने लगी है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही तो ये और भी बढ़ेगा। इसलिए राजस्थान के कितने ही क्षेत्रों में अब गरीबों के पलायन की खबरें आने लगी है। कांग्रेस सरकार रही तो यह और बढ़ेगा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार महिला अपराधों पर नकेल कसने में नाकारा साबित हुई है और कांग्रेस के मंत्री इसे राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताते हैं। डूब मरो कांग्रेस वालों। कांग्रेस ने राजस्थान की महिलाएं ही नहीं, पुरुषों को भी अपमानित किया है, क्योंकि यहाँ के पुरुष बहन बेटियों के लिए जान देने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के सतना, छतरपुर और नीमच में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। नीमच में उन्होंने कहा, कांग्रेस ने एक तरफ भ्रष्टाचार का किला खड़ा किया, दूसरी तरफ
भगवान राम को भी काल्पनिक बता दिया था। कांग्रेस मतलब समस्या, भाजपा यानी सीधा समाधान। हमने मोबाइल, आधार और बैंक खातों की एक ऐसी त्रिविध शक्ति बनाई। इस त्रिविध शक्ति के बाद हमने गरीबों के बैंक खातों में सीधे उनके पैसा, हक का पैसा भेजना शुरू किया। आज पीएम किसान सम्मान निधि के 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे गए हैं। आज एमएसपी पर सरकार खरीदी के पैसे भी किसानों के बैंक खातों में सीधे जा रहे हैं। आज पीएम आवास के घर बनाने के पैसे भी लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जा रहे हैं। कोरोना के संकट के समय हमने महिलाओं के बैंक खातों में हजारों करोड़ रुपए सीधे भेज दिए। कहीं कोई लीकेज नहीं, कांग्रेस का कोई बिचौलिया नहीं। नीमच से पहले छतरपुर की सभा में बोले, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भगवान राम का मंदिर बने। इन्होंने बुंदेलखंड को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया। इन्हें 100 साल तक तरसाइए, सत्ता के लिए तरसाकर सजा दीजिए। ये कांग्रेसी ना बड़ा सोच सकते हैं और न ही बड़ा काम कर सकती है। इसलिए जब कांग्रेस आपको सूरज और चांद लाने वाले वादा करे ना, तो समझ लेना कि कुछ मामला गड़बड़ है। जब भी कांग्रेस बड़े वादे करे तो मान लीजिए कि वो आपको मीठा जहर देने की तैयारी कर रहे हैं। देश के कई राज्य में ऐसा हो चुका है। कांग्रेस वालों ने एक राज्य में मुफ्त बिजली का वादा किया था। उस राज्य में लोगों ने भी कांग्रेस पर भरोसा कर लिया, लेकिन सरकार में आते ही कांग्रेस ने बिजली के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बिजली की जबरदस्त कटौती भी शुरू कर दी। और इसका नतीजा क्या हुआ? बिजली कटौती बढ़ी, उद्योग चौपट हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियां जाने लगी। अब हालत यह है कि वहां गरीब कल्याण की योजनाएं एक एक करके बंद हो रही है। इसलिए ही तो मैं कहता हूं, और देश का हर इंसान अनुभव करता है, जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। कांग्रेस आई, तबाही लाई। कांग्रेस के पास सिर्फ एक पंजा है, और वो पंजा सिर्फ गरीबों से छीनने के काम आता है। कांग्रेस के पंजे से आपको खुद को भी बचाना है, मध्य प्रदेश को भी बचाना। सतना की चुनावी सभा में पीएम ने कहा, अयोध्या में जिस भक्ति से हम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना रहे हैं, उसी भक्ति से गरीबों के घर भी बनाते हैं। जिन्हें घर अर्थात पीएम आवास नहीं मिले हैं, उन्हें मोदी की गारंटी है कि उनका घर भी बनेगा। मैं देख रहा हूं इस बार मध्य प्रदेश का भविष्य मेरी माताएं बहनें तय करने वाली है। मतदान में अभी इतने दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा पंक्चर हो गया, फूट गया है। कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है। और आपने देखा है ना, जब गुब्बारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़खड़ाता है, शोर मचाता हुआ इधर उधर जाता है। वैसे ही हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं। कांग्रेस के पास एमपी के विकास का कोई रोड मैप नहीं, और इसलिए कांग्रेस के थके हारे चेहरों में यहां के युवाओं को कोई भविष्य नहीं दिखता है। इसलिए एमपी को भाजपा पर भरोसा है। एमपी को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। और ये भरोसा इसलिए है कि हर देशवासी जानता है
कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। 3 दिसंबर को सरकार वापसी पर पीएम आवास का काम तेजी से शुरू होगा। ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए लेकिन खुद के लिए घर नहीं बनाया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दम पर राज करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन की देखरेख में 3-4 हजार लोगों की गाड़ियों को रोक रोक कर पूछताछ की जा रही है। अभी शादी ब्याह हो रहे हैं। राजस्थान भर में लोग लाखों रुपए लेकर जा रहे हैं। किसानों को भी खेती से इनकम हुई है। इलेक्शन के लिए कहीं मोटा पैसा जा रहा है तो उसे पकड़ो। आम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? वह कैसे अपना घर चलाएगा और शादी ब्याह करेगा? नीमका थाना में जनसभा को संबोधित करते हुए गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दम पर राज करना चाहते हैं। बिना गलती बेटों को बुलाया जा रहा है। इन्हीं के नेता झूठे आरोप लगाते हैं, नोटिस दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई है। उन पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने कैश फॉर क्वेरी का आरोप है। 9 नवंबर को इस मामले में एथिक्स कमेटी की बैठक हुई। कमेटी के 10 में से 6 मेंबर्स ने महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने के लिए वोट किया। 4 मेंबर्स ने इसके विपक्ष में वोट दिया। सूत्रों के मुताबिक ये रिपोर्ट शुक्रवार 10 नवंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी जाएगी। हमारा एजेंडा सिर्फ रिपोर्ट को स्वीकार करना था। स्पीकर बिरला ही इस पर अंतिम फैसला लेंगे। वहीं कमेटी के जिन 4 सदस्यों ने महुआ के निष्कासन का विरोध किया, उन्होंने रिपोर्ट को पूर्वाग्रह से ग्रस्त और गलत बताया। एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद महुआ ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वे भले ही मुझे निष्कासित कर दें, अगली लोकसभा में मैं ज्यादा वोटों से जीतकर वापस आऊंगी। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश हुआ, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने बिल को अपना समर्थन दिया है। अब यह विधेयक विधान परिषद में रखा जाएगा, जहां से पास होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी अपील है कि केंद्र सरकार भी जातीय गणना करवाए। उन्होंने केंद्र से भी आरक्षण बढ़ाने की मांग की है। सदन में सीएम ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई है। विधेयक में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का जिक्र नहीं होने पर बीजेपी ने सवाल उठाया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दूसरे अधिनियम से लागू होगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पहले की तरह लागू रहेगा। हमास के साथ जंग के बीच इजराइल ने नॉर्थ गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक सेना ने हमास के करीब 60 नेताओं और कमांडरों को मार गिराया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा में हमास के चीफ याह्या सिनवार को उसके बंकर में अलग थलग कर दिया है। वो बंकर के बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है। इजराइल हमास जंग के 34वें दिन इजरायली सेना ने बताया कि जमीनी ऑपरेशन की शुरुआत से वो अब तक 130 सुरंगों को तबाह कर चुकी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक सीरिया में ईरान समर्थित ग्रुप से जुड़े 12 लोग गुरुवार को पूर्वी शहर डेर एजोर पर अमेरिकी हमले में मारे गए। दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि जंग के बाद गाजा को वेस्ट बैंक के साथ मिला देना चाहिए, जिससे यहाँ फिलिस्तीनियों की सरकार बन पाए। गाजा में भी वेस्ट बैंक की तरह फिलिस्तीनियों को साथ लाकर अथॉरिटी तय की जानी चाहिए। विश्व कप में आज गुरुवार को न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। टूर्नामेंट में उसकी यह 5वीं जीत है और उसने सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने
एक ओवर में 5 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। न्यूजीलैंड के लिए डेवॉन कॉनवे ने 45, डैरल मिचेल ने 43 और सचिन रविंद्र ने 42 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स 17 रन बनाकर नाबाद रहे। कैन विलियमसन ने 14 रन बनाए। श्रीलंका के लिए एंजेलो मैथ्यूज ने 2 विकेट लिए। श्रीलंका के लिए महेश तीक्ष्णा और दुष्मंथा चमीरा को 1-1 सफलता मिली। लीग राउंड में न्यूजीलैंड के सभी मुकाबले पूरे हो गए हैं। 9 मैचों में न्यूजीलैंड के 10 अंक हैं। उसे 5 मैचों में जीत और 4 में हार का सामना करना पड़ा है। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराकर लगातार 4 मैचों में हार के क्रम को भी तोड़ दिया। अगर कीवी टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है तो उसका मुकाबला मुंबई में भारत से होगा। इससे अफगानिस्तान की टीम विश्व कप में करीब करीब बाहर हो चुकी है। वहीं पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए चमत्कारिक प्रदर्शन करना होगा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।